Hello, students, and welcome back to my YouTube channel. This side Gaurangi Pundir. I hope you have started preparing for your boards and your practicals were as per as your expectations. So I have started with a new series which is most expected questions with the explanation. So in this video, you will get the most important expected questions from the board's perspective with their explanation, and it will be a one-shot explanation for you all. So, in today's video, we'll be doing class 12 sociology chapter number 1. But before I start, most of the students have not subscribed. As you can see, 87% of the students have not subscribed to my YouTube channel. So please subscribe to the channel, because in the coming future, I'll be uploading many videos in which you will be getting a lot of important questions for your board exam. So, starting with द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर बोर्ड्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बाय द एक्सप्लेनेशन, एंड दिस विल बी एंटायरली एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम डू यू यूज़ एनी साइड बुक्स एक्सेट्रा। नो, इट इज़ एंटायरली एनसीईआरटी बेस्ड एंड इट इज़ फॉर बोर्ड्स एग्जाम. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेमोग्राफी एंड डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड सोशल डेमोग्राफी. तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, कभी कभी 4 मार्क में भी पूछा जाता है कि डेमोग्राफी क्या होती है एंड डेमोग्राफी के टाइप्स बताएं. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टुगेदर एज वेल एज सेपरेटली. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेमोग्राफी. डेमोग्राफी का क्या मतलब होता है? डेमोग्राफी 2 वर्ड से बनी है, डेमो एंड ग्राफी. डेमो मीन्स पीपल एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल. यानी कि जब आप एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को डिस्क्राइब करेंगे उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी. डेमोग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया में बर्थ हो रही है, डेथ हो रही है, क्या वहाँ का सेक्स रेशियो है, क्या माइग्रेशन हो रही है. सिंपल सी बात है, जब हम एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में वहाँ के लोगों को डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज नोन एज डेमोग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड सोशल डेमोग्राफी. तो याद रखना, जो आपकी फॉर्मल डेमोग्राफी है, दिस इज हाईली रिलेटेड टू योर क्वांटिटेटिव डाटा, एंड जो आपकी सोशल डेमोग्राफी है, इट इज़ रिलेटेड टू योर क्वालिटेटिव डाटा. अब ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है? सो क्वांटिटी का मतलब होता है जब हम नंबर की बात कर रहे हैं, व्हेन वी लुक एट द मेजरमेंट और द एनालिसिस. एंड क्वालिटी की क्या बात होती है? क्वालिटेटिव में हम लोग मोस्टली बात करते हैं आपके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की. सिंपल एग्जांपल लूँ तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोगों ने माइग्रेट करा. अगर मैं बोलूँगी 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, तो ये नंबर हो गया आपका फॉर्मल डेमोग्राफी. एंड द रीज़न व्हाई हैव पीपल माइग्रेटेड, ये हो गया आपका क्वालिटेटिव. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज डेमोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम इज स्टेट एंड क्रिटिकली एनालाइज द माल्थीशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. एंड दिस क्वेश्चन आई से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 6 मार्कर में बहुत बार पूछा गया है कि क्या है माल्थस की थ्योरी, कौन थे माल्थस, एंड उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर क्या बोला था. सो थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका पूरा नाम है. इन्होंने एक अपना ऐसे लिखा था, एंड उस ऐसे के अंदर इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया था. नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू माल्थस. तो माल्थस ने बोला था कि जो पॉपुलेशन है दैट राइजेज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि दिस राइजेज इन 2, 4, 8, 16, 32. यानी कि ये एक नंबर का डबल हो जाती है. एंड जो आपका एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस है या फिर जो आपका सामान है खाने का, पीने का, रहने का, वो एग्रीकल्चर सब्सटेंस जो है आपका मीन्स ऑफ सब्सटेंस है, दैट राइजेज इन एग्रीकल्चरल, जो आपका सब्सटेंस है दैट राइजेज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और जो ये प्रोग्रेशन है ये चलता है आपका 2 के टेबल के हिसाब से, 2, 4, 6, 8, 10. यानी कि अगर एक मम्मी है, एक पापा है, उनके फिर 2 बच्चे हुए, एंड देन दे हैव 2 फैमिलीज, तो ये डबल होता जाएगा. तो इनके अकॉर्डिंग जो आपकी पॉपुलेशन है ये हमेशा क्या रहेगी? ये हमेशा गरीबी में रहेगी. इट इज़ कंडेम्ड टू लिव इन पॉवर्टी, बिकॉज हमेशा जो आपका पॉपुलेशन है दैट विल बी ओवरटेकन. यानी कि लोग हमेशा गरीबी में मरेंगे. क्यों? क्योंकि खाना उनको कम पड़ जाएगा, ऐसा इनका कहना था. बट इसके लिए इन्होंने इन चीज़ों के लिए सोल्यूशन भी बताया. क्या सोल्यूशन बताया था इन्होंने? इन्होंने कहा था पॉजिटिव चेक एंड प्रिवेंटिव चेक.
पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक क्या होता है? पॉजिटिव चेक का मतलब है कि भाई इंसान खुद से अपनी शादी को पोस्टपोन करे, सेक्सुअली अब्सिस्टेंस रहे, सेलिब्रेसी प्रैक्टिस करे। बट अगर आप इंसान जो है ह्यूमनली ये चीज़ नहीं कर पा रहे, तो आता है प्रिवेंटिव चेक, जिसके अंदर होता है कि फेमाइन डिजीज, यानी दिस इज द नेचर्स वे ऑफ डीलिंग, एंड नेचर देन आपकी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करती है। तो इससे हमें ये पता चला, हमने स्टेट कर दी पॉपुलेशन थ्योरी, दैट पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट मच फास्टर रेट देन द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, एंड उसको हमने पूरा एनालाइज कर दिया पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस की ग्रोथ से। अब नेक्स्ट पूछा जाता है कि इसको जो है क्रिटिकली एनालाइज करो। क्रिटिकली का मतलब है कि जो इसको क्रिटिसिज्म मिला है आप उसको बताओ। तो याद रखना, क्रिटिसिज्म ये मिला था कि यूरोपियन सेंचुरी के अंदर हमें पता चला कि फूड प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो रैपिड इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ होने के बावजूद भी। पर इन्होंने तो ये कहा था कि पॉपुलेशन बढ़ेगी ज़्यादा तेज़ी से और खाना बढ़ेगा कम तेजी से। इनके अकॉर्डिंग खाना, कपड़े ये हमेशा हमें कम पड़ जाएंगे ह्यूमंस को। बट जो फर्स्ट पॉइंट था दैट वाज फॉर यूरोपियन सेंचुरी, एंड सेकेंडली जो हमारे लिबरल और मार्क्सिस्ट थे उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया। क्या पर्सपेक्टिव दिया उन्होंने? लिबरल एंड मार्क्सिस्ट ने बोला कि पॉवर्टी एंड स्टारवेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आप जो है एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस को गलत तरीके से बांट रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप अमीरों को तो ज्यादा दे रहे हो और गरीबों को आप कम दे रहे हो। दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या है? वो गरीबी में रह रही है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स. Next question that is important is theory of demographic transition, which is again important for 4 and 6 marks. Now for 4 and 6 marks, why is this question important? Because कभी कभी कुछ क्वेश्चन मतलब पेपर्स में इसको 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट दिया जाता है। 6 मार्क्स में इसमें क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन और इसके साथ ऐड करके दे देंगे। अब थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? सबसे पहली बात, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब कि हमारी जो डेमोग्राफी है वो चेंज होएगी, ट्रांजिशन होएगी। तो इसके अंदर स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। अब सबसे पहले स्टेज में क्या है? सबसे पहले स्टेज में है गरीबी, यानी कि अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, इट इज़ बैकवर्ड। अब जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है वहाँ है आपका हाई बर्थ रेट एंड आपका हाई डेथ रेट। अब आप बोलोगे दीदी दोनों चीज़ें हाई क्यों हैं? विच इक्वल्स टू लो ग्रोथ रेट, सॉरी हाई ग्रोथ रेट, दोनों चीज़ें हाई हैं। अब देखो, अंडर डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों के पास दे आर नॉट अवेयर अबाउट सेक्स एजुकेशन, दे हैव ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, एंड दैट इज वाई देर इज हाई बर्थ रेट बिकॉज दे आर नॉट फुल्ली अवेयर। टेक्नोलॉजी बैकवर्ड का मतलब है कि उतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो डेथ रेट भी हाई है। जब बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट हाई है, तो यानी कि ग्रोथ रेट भी हाई होगा। जितने ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो ग्रोथ रेट भी हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर आता है आपका थर्ड स्टेज विच इज़ योर डेवलप्ड स्टेज। इस स्टेज में डेवलपमेंट पूरी है एंड देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। एंड इन दिस स्टेज वी हैव लो बर्थ रेट प्लस लो डेथ रेट विच इक्वल्स टू लो ग्रोथ रेट। अब ये क्या है? देखो यहाँ पे डेवलपमेंट है तो पीपल नो द वैल्यू ऑफ स्मॉल फैमिलीज हैविंग फ्यू चिल्ड्रन, सो दे आर फुल्ली अवेयर अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड सो दैट इज वाई देयर इज लो बर्थ रेट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, यानी कि यहाँ पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? लो डेथ रेट। सिंपल एग्जाम्पल देंगे हम लोग विलेजेस का एंड यहाँ पे एग्जाम्पल दे देंगे हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का। अब इन दोनों स्टेजेस के बीच में देयर इज अ थर्ड, फर्स्ट थर्ड के बीच में देयर इज अ सेकेंड स्टेज विच इज द स्टेज विच इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एन अंडर डेवलप्ड एरिया टू अ डेवलपिंग एरिया। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको अच्छा कर लिया है, टेक्नोलॉजी इनकी अच्छी हो गई है, एंड टेक्नोलॉजी तो अच्छी हो गई, बट यहाँ पे अभी भी एक दिक्कत है, वो है क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया है तो यहाँ पे अभी जो डेवलपमेंट तो हो गई बट जो एजुकेशन है इट इज़ स्टिल नॉट नाइस, सो इट इज़ स्टिल इन नेगेटिव। सो दिस ट्रांजिशन फ्रॉम बैकवर्ड बर्थ रेट यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा हाई
एंड जो तुम्हारा डेथ रेट है वो हो जाता है लो। क्यों? क्योंकि लोग बच्चे तो उतने ही पैदा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर माइंड सेट, बट डेथ रेट को कम करा जा रहा है क्योंकि अब वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी हो गई है। एंड इसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और कम से कम लोग मर रहे हैं। तो पॉपुलेशन हमारी क्या हो गई है? एक्सप्लोड हो गई है। व्हेन डेथ रेट आर बीइंग लोअर्ड थ्रू डिजीज कंट्रोल, बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फैसिलिटी, बट जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो है आपका अनचेंज्ड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट वी कम डिपेंडेंसी रेशियो। देखो मुझे पता है बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट, फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, maternal mortality rate, sex ratio. These all are important but they are only specific for definition type. but जो question है dependency ratio का, ये 4 मार्क में बहुत बार पूछा गया है and it is अगेन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वाई? क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो एंड फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो। नाउ व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस? सबसे पहले पढ़ते हैं डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि वो लोग जो पैसे नहीं कमा रहे और वो लोग जो पैसे कमा रहे हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आ गई तुम्हारे एल्डरली एंड चिल्ड्रन, और जो पैसे कमा रहे हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन आ गई तुम्हारी 15 से लेकर 64 ईयर्स के बीच में। अब ये राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो एंड फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि सोचो एक राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो को हम हमेशा बोलेंगे इट इज़ अ कॉज ऑफ वरी, एंड फॉलिंग डिपेंडेंसी को हम बोलेंगे इट इज़ ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैंने ये वाली चीज़ क्यों बताई? क्योंकि कभी कभी एक सेपरेट क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा दैट व्हाई डू यू थिंक दैट फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो कैन बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। और एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है व्हाई डू यू थिंक द राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो इज अ कॉज फॉर वरी इन कंट्रीज दैट आर फेसिंग एजिंग पॉपुलेशन। तो याद रखना राइजिंग डिपेंडेंसी का रेशियो का मतलब है कि जब एक फैमिली के अंदर देयर आर 5 मेंबर्स एंड उन 5 मेंबर्स में से एक ही इंसान पैसे कमा रहा है और बाकी सब उस पर डिपेंडेंट है, तो वो एक लौता इंसान बाकी सबका खर्चा कैसे चलाएगा? सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ रिलेटिव स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पीपल टू कैरी द बर्डन ऑफ अ प्रोवाइडिंग अ रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंस। और यहीं पे जब हम फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो फैमिली थी 5 मेंबर्स की, इन 5 मेंबर्स में से अगर 3 लोग भी काम कर रहे होंगे तो उनको आराम से सिर्फ 2 लोगों का बर्डन उठाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? लार्जर प्रपोर्शन है वर्कर्स के रिलेटिव टू नॉन वर्कर्स। लार्जर वर्कर्स है और नॉन वर्कर्स क्या है? कम है। तो यहाँ पे इट बिकम्स इजी। इट इज ऑल्सो नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये अगर मैं बोलूँ एक MCQ का क्वेश्चन है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम लोग फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दैट सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो और देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन सेक्स रेशियो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स कैन बी आस्क्ड और फॉर 2 मार्क्स एज वेल related to this topic. So the first top question which comes is several factors that may be held responsible for the decline in sex ratio. Simple सी बात है कि neglect of girl babies, हम लोग गर्ल चाइल्ड को निगलेक्ट करते हैं। अब क्योंकि हम गर्ल बेबीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं कभी इन्फेंसी में एंड कभी उन इन्फेंसी में, जिसकी वजह से उनका जो डेथ रेट है वो हाई हो जाता है। साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन करा रहे हैं कि अगर हमें पता चल गया है कि पेट में बच्ची है तो हम उसको मार देते हैं। तो इससे क्या होता है? वी आर प्रिवेंटिंग गर्ल चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न। साथ ही साथ फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है। फीमेल इन्फेंटिसाइड का क्या मतलब है? फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब है कि आप उनको और या फिर आप उनको मार रहे हो
who are below the age of 1 or killing the babies due to their religious or cultural beliefs. तो ये तो हो गया जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. अब रीजनल वेरिएशन कैसे आ रहा है? देखो रीजनल वेरिएशन ऐसे आ रहा है कि लोगों को लगता है कि सेक्स स्पेसिफिक जो अबॉर्शन है वो पावर्टी की वजह से हो रहे हैं, बट एक्चुअली में ये गलत है. इट इज up to 1 mark true, but the problem of sex selective abortion is not due to poverty or ignorance of resources. क्यों? Because हम देखेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस जो सिटीज़ हैं, कौन सी सिटीज़, जैसे कि आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे सबसे रिचेस्ट स्टेट्स हैं ये इन इंडिया एज पर एज वी सी द पर कैपिटा इनकम. बट उसके बावजूद भी इन स्टेट्स की जो सेक्स रेशियो है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, इट इज़ वेरी लो. क्यों? बिकॉज दे डिसाइड टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, एंड जब भी सोचते हैं कि हम फ्यू चिल्ड्रन करेंगे तो ये दे ऑल्सो ट्राई टू सिलेक्ट द जेंडर ऑफ देयर चाइल्ड और द सेक्स ऑफ देयर चाइल्ड. सो दैट इज़ वाई वो सोचेंगे कि हम बच्चा सिर्फ एक करेंगे, एंड फिर वो एक में चाहते हैं कि लड़का हो जाए. तो ऐसा नहीं है कि जो सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन इसलिए हो रहे हैं कि भाई लोगों के पास पैसा नहीं है डाउरी के लिए, या फिर वो लड़की नहीं चाह रहे हैं, या फिर पावर्टी है, रिसोर्सेज नहीं है, या फिर दे आर नॉट लिटरेट. बट इन स्पेसिफिक सिटीज़ जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जहाँ पे ऑलरेडी लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, उसके बावजूद भी दे डिसाइड टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रन एंड देन दे विश टू चूज द सेक्स ऑफ देयर चाइल्ड. Again, a very important question for 6 mark. Why is city preferred to as an attractive destination? Why is there a rural-urban difference? ये उसी का ही क्वेश्चन है. रूरल अर्बन डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज व्हाई इज अर्बनाइजेशन इंक्रीजिंग. देर आर मैनी टाइप्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. सो सबसे पहला जो पॉइंट हमें याद रखना है दैट इट इज़ द मास मीडिया चैनल्स एंड द कम्युनिकेशन चैनल्स जो क्या कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को ग्रोथ दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्बन लाइफस्टाइल है ये उसको कहाँ पे, जो हमारे कंजम्पशन है रूरल विलेजेस तक उनको लेके आ रहे हैं. यानी कि जो लोग शहरों में अपना अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, द वे दे आर लिविंग, वो उसको कैरी करके वहाँ पे लेके जाते हैं, विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज. सो इसीलिए रैपिड ग्रोथ हो रहा है अर्बनाइजेशन में, विच इज़ अट्रैक्टिंग द रूरल पॉपुलेशन. सबसे पहला रीज़न एम्प्लॉयमेंट. क्यों एम्प्लॉयमेंट? बिकॉज देर आर मैनी people who cannot find work or sufficient work in the rural areas, so they go to cities in search of work, and this has been also accelerated due to डिक्लाइन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि पहले जो चीज़ लोगों को फ्री में मिल जाती थी, नाउ दे हैव टू परचेज इट. क्यों? पहले पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, ग्रेजिंग लैंड जो थे वो सबके थे, बट नाउ रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से अब इन चीज़ों का डिक्लाइन हो गया है. सो दीज रिसोर्सेज आर नो लॉन्गर अवेलेबल, सो द now they have to what? They have to buy them from market. So the opportunity for earning income are limited. ये उन लोगों के लिए भी वीडियो जो बोलते हैं ना मैम अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कौन से पॉइंट्स लिखना है. सो आई एम ऑल्सो टेलिंग यू दैट ऑल्सो. अगेन वन मोर पॉइंट, पार्शियल डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियल प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि जो लोगों के साथ गांव में रहकर भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल एनोनिमस लाइफस्टाइल है, लोगों ने जानते ही नहीं, स्ट्रेंजर्स हैं. सो जो सोशली ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं जैसे कि एससीज, एसटीज, उनको एक पार्शियल प्रोटेक्शन मिल जाता है अपनी डेली ह्यूमिलिएशन से, अपनी कास्ट आइडेंटिटी से. क्यों? क्योंकि एनोनिमिटी होती है, लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं. तो जो पुअर सेक्शंस होते हैं उनको सोशली डोमिनेंट जो रूरल ग्रुप्स होते हैं उनको वो काम करने को मिल जाते हैं जो वो अपने विलेजेस में रह के ना कर पाते. सो ऑल दीज रीजंस मेक्स द सिटी एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर villagers. A better opportunity, better lifestyle, better protection from discrimination, and a lot of money, employment, and security. I hope this question is clear. Next and the last topic is National Family Planning Program
or the family welfare planning program? This question comes again for 4 or either 6 marks. नाउ याद रखना ये पूरा का पूरा 2 तरह के प्लानिंग प्रोग्राम्स है, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. ऑल्सो इसके सक्सेसेस एंड फेलियर दोनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए. नाउ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि वी शुड स्लो डाउन द रेट एंड द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हम उसको क्या करना है, स्लो डाउन करना है. इस ऑब्जेक्टिव से ये बना था. थ्रू बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. अब इन्होंने क्या करा, बर्थ कंट्रोल मेथड्स को यूज करा, वासेटोमी एंड ट्यूबिसिटोमी. बट एक दिक्कत इनसे हो गई कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा कोएर्सिव मेजर्स, यानी कि दे फोर्स्ड पीपल विदाउट कंसेंट, स्पेशली ड्यूरिंग 1975 एंड 1976 विच वॉज द टाइम ऑफ एमरजेंसी. सो विद द कमिंग न्यू गवर्नमेंट, जब नई गवर्नमेंट आई, तो ये जो आपका नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, ये शिफ्ट हो गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में. जब आपकी नेक्स्ट जनता गवर्नमेंट आ गई थी, उन्होंने इसको चेंज कर दिया और इसके गाइडलाइंस को भी न्यू सेट कर दिया. ये जो कोर्सिव मेजर था, इसको उन्होंने हटा दिया. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ये पता चल गया कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या होता है, कि जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना चाहते हैं, और 1975 1976 में इसका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ करा गया था एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस, जो कोर्सिव मेथड्स थे. अब इसके क्या सक्सेसेस हैं एंड क्या इसके फेलियर्स हैं. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसके सक्सेस. सो सक्सेस में इसका सबसे पहला सक्सेस क्या था, कि जो हमारी ग्रोथ रेट थी, इट वॉज बॉट डाउन. पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म्स. अब लोगों को स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में पता चला, दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड आपका maternal mortality rate, this all came down. All both the rates came डाउन. क्यों? क्योंकि अब लोगों के बारे में इतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, तो डेथ बच गई. लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो गई आपकी, अब लोग ज़्यादा टाइम तक रह पाए थे. एंड इट ऑल्सो अचीव लाइक अ यूनिवर्सल वे कि हमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करना चाहिए. बट एवरी साइड हैज़ टू कॉइन्स, सो डज इट. तो सक्सेस था तो फेलियर भी हुआ. क्या फेलियर हुआ? द ग्रोथ रेट स्टिल कंटिन्यूज टू बी हाई, जो डेवलप्ड नेशंस में था. तो अभी भी ग्रोथ रेट जो था हमारा हाई था एज कम्पेयर टू बाकी नेशंस में. बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, दैट वॉज कोएर्सिव मेथड्स. It was opposed by people, mostly poor and powerless people were the victims. Also, there was a lack of available, reliable family planning methods. जो मेथड्स एक्चुअली में अपनाने चाहिए थे, उसकी जगह इन्होंने जो वैसेटोमी फॉर मेन एंड ट्यूबिसिटोमी फॉर वुमेन करी, इट वॉज हाईली अपोज्ड बाय द पीपल बिकॉज इट वॉज विदाउट देयर कंसेंट एंड दे वर फोर्स्ड टू डू इट. सो दैट इज वाई इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ सेटबैक. I hope you got cleared by this. The topic is cleared. So the question that can come from this is, state the reasons for the failure of family planning program during the national emergency periods, or why did this got a setback. And also the question can come, discuss the success and failures of national family planning program. So that was all for this video. The future depends on what you do today. So I just want to say, just start practicing. If you have still not started doing, so just do it. Trust your vision and please do not panic. These are just boards. They will also pass by, but you should prepare. So thank you so much for watching. Please like, share, comment and subscribe.